हेलो दोस्तों। इस बार 9th क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने YouTube पे इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लियर पढ़ लिया था और उसकी सारी प्लेलिस्ट अपलोड हो गई थी। तो जो लास्ट की बातें थी और हमने जो दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं उसी का हम यूज करेंगे और उन्हीं में से जो मेन पार्ट है हमारे आगे की केमिस्ट्री समझने के लिए वो मेन पार्ट आज से स्टार्ट होगा, जो कि एक बेस बनाएगा आपकी 10th क्लास की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वैलेंसी कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है, H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम क्यों होता है, या CO2 में ऐसा क्यों होता है कि 1 कार्बन या 2 ऑक्सीजन है, वो ही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एटम के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम एटम वर्ड जो लें तो एटम को बोला जाता था एक लिटिल रूम, बहुत छोटा सा कमरा टाइप का। ठीक, सबसे पहला नाम इसको दिया गया था जिसका मतलब ये था कि एक छोटा सा रूम है, उसमें हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, मैटर की ऐसी कोई यूनिट जो कि इंडिविजिबल, मतलब इसको बोला गया था इंडिविजिबल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब इसको अब और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते हुए जाएं, और साइंटिस्ट ने सबसे पहले यही सोचा था कि हम ऐसे एक स्टेट पे पहुंचेंगे वहां पर जो हमारे पास एटम होगा उस स्टेट में इंडिविजुअल होगा, मतलब अब उसे और हम डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते। ये एटम का एक बेसिक माना गया था। ठीक, और कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी इस बात में डिस्कशन करा और उन्होंने इसको अणु बोला था, परमाणु बोला था कि बहुत ही छोटा सब्सटेंस जो कि मैटर में प्रेजेंट होगा और उसका साइज इतना छोटा होगा कि उसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता था। ये सबसे पहले प्रिजम्पशंस थे जो कि माने गए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उसके ऊपर हमारे फॉरेन साइंटिस्ट ने बहुत काम करा, एंटोनी लेवोइजर ने काम करा, उन्होंने 2 लॉज भी दिए, है ना। हम वो लॉ समझेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा है मैंने, कि इसका मतलब जो भी आपके पास कंपाउंड बन रहा है या कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके लिए कोई लॉज होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई किसी से रिएक्शन क्यों कर रहा है, कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके क्या चीज बना रहे हैं और वो वैसे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, या ऐसा फॉर्मूला क्यों है, उनका रेशियो बाय मास क्या है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार स्टेटमेंट रीड करो और साथ में नोट्स बनाओ। ठीक, कि कभी भी जब कभी भी अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा या फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, देखो याद करो इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने ये बात समझी थी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में एक डिफरेंस होता है। एलिमेंट्स को हम प्योर बोल देते हैं, कंपाउंड भी प्योर हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में सिर्फ एक ही यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स लें, सारे मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट है जिनसे ये बने हुए हैं वो कॉपर का एटम है, या आयरन के केस में Fe का एटम है, Fe सिंबल होता है, कॉपर का Cu होता है ना। तो ये सारे प्योर थे, लेकिन कंपाउंड्स में हमने प्योर थे, लेकिन ये बात समझी थी कि जैसे H2O, CO2, तो इनमें एक्चुअल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक, 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है CO2 के केस में। ठीक, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है कि कंपाउंड्स हमने प्योर माने थे, लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड्स के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं जो जिन्हें हम एटम्स बोल रहे हैं। ठीक, तो ये जो फॉर्मूलेस बन रहे हैं या जो भी रिएक्शंस हमारे नेचर में हो रही हैं वो कोई लॉ फॉलो करते हैं, जो कि हमने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शंस हो रही है ना। तो अभी के लिए आपको बेसिक समझना है कि उनको सर्टेन लॉज फॉलो करने होते हैं। जो ये लॉज थे वही यहाँ पे आपको 2 बेसिक पढ़ने हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स हैं, कुछ ज्यादा आपको हार्ड हाई फाई चीजें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि आप 9th क्लास में हो, आपको बेस क्रिएट करना है उसके ऊपर। तो पहला लॉ कहता है कि जब भी बहुत बड़े ही ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो उनका जो मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक, इसका मतलब सिंपल भाषा में ये समझ लो कि अगर एक ऐसे रूम है और आप और आपका दोस्त उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक,
आप और आपके दोस्त दोनों अंदर गए, और जब वो बाहर आएंगे तो आप वो दोनों सेम ही तो रहेंगे जब उस रूम से पास होंगे। ठीक, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो रिएक्टेंट्स है, तो जब आप रूम से पहले थे तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, यहाँ पे आप कुछ भी रिएक्शन हुई या कुछ देर तक उस रूम में रहे, और बाद में जब प्रोडक्ट्स बन के निकले तो जो दोनों का मास होगा वो सेम होगा। ठीक, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझेंगे तो सिंपल क्या, आपने जितना रिएक्टेंट लिया होगा, जितना रिएक्टेंट आपने लिया कंटेनर में, जो भी रिएक्शन करानी है, वो हमेशा जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका मास सेम होगा। अब इसको जरा केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। तो ये तो एक लेमन एग्जांपल हो गया कि रूम से निकले और सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास आया। अब एक और कैसे समझ सकते हो आप, इस तरीके से समझो कि अगर आप रिएक्शन ऐसे करो, HCl प्लस NaOH, तो ये NaCl प्लस H2O, ये एक रिएक्शन हुई है ना। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, आप वैसे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको पढ़नी 10th क्लास में है, अब मैंने बता दिया तो बस समझ सकते हो कि ऐसी कोई रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मान लिया मैंने 2 ग्राम लिया था और इसको मैंने 12 ग्राम लिया। ठीक, और यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मेशन 1 मिनट के लिए मान लो कि ऐसा हुआ, 10 ग्राम मिला, ये 4 ग्राम मिला। तो एक्चुअल में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप इसमें जो ये रिएक्टेंट है इनका सम करो, इनके मास का सम करो, तो 2 ग्राम प्लस 12 ग्राम होगा 14 ग्राम। ठीक, और जब आप प्रोडक्ट के केस में इसी का एडिशन करोगे तो आपको देखो 10 ग्राम प्लस 4 ग्राम, ये भी आ रहा है 14 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना आप रिएक्टेंट में मास लोगे उतना ही जो मास है वो प्रोडक्ट में भी बनेगा, और मास ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास लॉस्ट नहीं होता, वो हमेशा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ HCl और NaOH से NaCl और H2O में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मास सेम रहा, जितना यहाँ 14 ग्राम था उतना ही प्रोडक्ट में 14 ग्राम आया। तो जरूरी नहीं है 14 ग्राम ही बने, 18 ग्राम अगर आप रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट भी 18 ग्राम के हिसाब से ही बनेंगे। तो ये पहला लॉ बहुत सिंपल था, इसकी स्टेटमेंट लिख लेना और एग्जांपल ये आप नोट कर लेना। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। अब ये जो लॉ है ये बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, आपके पास कोई भी कंपाउंड है या कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जो रेशियो होगा उसके एटम्स का वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि अगर आप H2O को देखोगे, ठीक है, तो H2O में हमारे पास रेशियो 1:8 होता है। अब ये कैसे आया वो भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 रहेगा। कि अगर हाइड्रोजन का 1 एटम आया है तो 8 ऑक्सीजन के एटम के हिसाब से जो है मास होगा। ये किसका हुआ, मास का रेशियो, ठीक है, रेशियो बाय मास। ठीक, मास के रेशियो से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने हाइड्रोजन का 1 एटम लिया तो ऑक्सीजन के 8 एटम का मास लेना होगा और तब हमें H2O का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, सो हमारे पास ये जो केमिकल सब्सटेंस बना है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कर रहा है। ऐसे अगर आप NH3 का देखो, ठीक, तो NH3 में आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन का एटम है और एक 3 हाइड्रोजन का एटम है ना। ये तो हमारे पास एटम के रेशियो में हो गया, 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है अगर हम 1 मोल की बात करें, और 3 हाइड्रोजन की बात करें तो 3 ग्राम होता है। तो यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आता है, 14:3। अब ये क्या है, रेशियो बाय मास। ठीक, अभी के लिए स्टेटमेंट नोट करो और अभी इतना समझो कि ऐसा कुछ होता है और ये जो एटम्स हैं आपस में इसी एक रेशियो के साथ बाइंड करते हैं। जैसे H2 का रेशियो 1:8, ऐसे ही NH3 का 14:3। ये रेशियो बाय मास है। अगर हम एटम्स की बात करें तो आपको क्या नजर में आ रहा है, हर एक ऑक्सीजन के एटम पर 2 हाइड्रोजन के एटम है। मतलब जब भी H2O का फॉर्मेशन होगा, जब भी आपको पानी कहीं नजर में आएगा तो 1 ऑक्सीजन का एटम लगा होगा और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम आएंगे। एटम के केस में रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1।
ये क्या है हमारे पास H एटम और ये क्या है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और जब हम मास की बात करेंगे तो ये रेशियो बाय मास आ गया, ठीक। तो अभी के लिए ये बहुत ही बेसिक्स लॉ थे जो कि आपको हो सकता है क्लियर हुए हो, नहीं भी हुए तो अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें जो सारे पॉइंट्स हैं वो इन्हीं का एक पार्ट है, उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ा के डाल्टन ने और एक्सप्लेन करा है इन्हीं सब बातों को। तो एक बार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब लॉ समझ लेने के बाद हमारे पास एक बात ये समझ में आती है कि जब डाल्टन्स ने रिसर्च करी है, डाल्टन्स ने ये सब जाना और उन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया कि ये जो दो लॉज थे उन्होंने खुद की एक एटॉमिक थ्योरी दी और उनका सबसे मेन पोस्टुलेट क्या था वो आप ध्यान में रखना कि एटम को उन्होंने इनडिविजिबल पार्टिकल्स बोला था कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, एटम सबसे छोटे पार्टिकल होंगे किसी भी एलिमेंट में और उनका और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपको पता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये एटॉमिक थ्योरी फेल तो होने वाली थी, लेकिन वहां पे उस टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें इसने एक्सप्लेन करी थी। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीजें समझी थी। देखो पहला तो बहुत ही सिंपल है कि हर एक मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना है जिनको हम एटम बोलते हैं, और दूसरा इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जो आपको पता है इंडिविजिबल नहीं रहा है, अब एटम को आप डिवाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम हैशटैग मार्क कर लो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट में एग्जांपल मेटल ले लेते हैं कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu, पता होगा आपको, शायद नहीं पता तो नोट कर लेना। तो इसका मतलब कि एलिमेंट आपके पास कॉपर एलिमेंट जो है उसके जो मेटल है उसके सारे एटम जो होंगे उनका सेम आइडेंटिकल मास होगा, है ना। अगर ये आपके पास कॉपर की रोड है तो इसमें काउंटलेस एटम्स होंगे। अब काउंटलेस क्यों बोला हमने, क्योंकि एटम जो है स्मॉलेस्ट है, एटम स्मॉलेस्ट हमने बोला है किसी भी मैटर के अंदर, तो काउंटलेस एटम्स गिन नहीं सकते। एक तरह से बोल सकते हैं, इनफाइनाइट तो बोलेंगे, काउंटलेस आप गिन नहीं सकते, इतने सारे एटम प्रेजेंट है। तो हमारे पास कोई एक कॉपर होगा तो उसके जो एटम्स होंगे, कॉपर के जो एटम होंगे, क्योंकि यहाँ पे काउंटलेस एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, लाख करोड़ के नंबर्स में एटम है, तो हर एक एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, आइडेंटिकल होंगे, और दूसरी बात उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। मतलब आपको पता है कॉपर की रॉड है वो केमिकली सेम काम करती है, चाहे आप दूसरे एंड से पकड़ो या इस एंड से पकड़ो, बस में मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अब आयरन में आ जाओ, आयरन की रॉड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आयरन रॉड उसकी स्ट्रेंथ यहां पर भी सेम रहती है और यहां पर भी सेम रहती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक्चुअल में ये है कि हमारे पास जो Fe है, आयरन का सिंबल Fe, ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको फ्यूचर में याद करनी है, तो अभी से आप नोट कर लो तो याद हो जाएगी। तो आयरन का सिंबल Fe होता है, तो इसके अंदर एटम्स बहुत सारे होंगे, और इसमें उन्होंने डाल्टन्स ने ये बात बोली कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा ना उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, मास में भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और लास्ट पॉइंट बोला था जब भी वो कंबाइन करेंगे तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। स्मॉल होल नंबर्स का मतलब कि अगर आपके सामने H2O दिख रहा है तो एक्चुअल में ये 2:1 है, तो देखो ये होल नंबर सी तो है और इनके रेशियो में कंपाउंड फॉर्म होगा। सेम हमारे पास NH3 जो है उसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1:3 में कंबाइन हो रहा है। ऐसे CO2 में 1:2 में हो रहा है, 1:2 दो ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम, तो 1:2 आ गया एटम का, है ना। ऐसी और एग्जांपल हम ले सकते हैं, CH4 1:4 में कंबाइन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सारे कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, मैंने कंपाउंड्स क्यों बोला, क्योंकि हमारे एटम्स मिलके, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक। तो ये सारे कंपाउंड्स जब भी बनेंगे तो वो स्मॉल होल नंबर्स में बनते हैं, ठीक। ये सारी कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, ये सब एज इट इज नोट करना, क्योंकि आपको रिवीजन टाइम में आसानी होगी रिकॉल करने में कि क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई थी। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लेते हैं और वो हीटिंग पे प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम CO2,
तो बताओ कितना क्विकलाइन फॉर्म होगा। तो देखो पहली बार अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, क्विकलाइन समझ में आता है क्या चीजें होती हैं, नहीं भी पता तो मैं केमिकल रिएक्शन में लिखूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देखना। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट जब करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज जानते हो ना, टूटना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें होता है क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2। ठीक है, ये जो CO2 है हमारे पास, ये CO2 आपको 44 ग्राम दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन है, डाई मतलब दो, ऑक्साइड यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम वो है क्विकलाइन। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि आपको कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O, तो आपको CaO कैल्शियम ऑक्साइड से याद होगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको क्विकलाइन दिया है, तो आप क्विकलाइन में पता ही लगा पाओगे कि ये CaO दे रखा है, तो ना आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो ना इसके कॉमन नेम से। तो कई बार एक कॉमन नेम क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चे का स्कूल में कुछ और नाम है और घर पे कुछ और नाम होगा। ठीक, तो जो घर का नाम है वो स्कूल वाले बच्चों को नहीं पता होगा, तो एक तरह से उसको अगर नहीं पता या बच्चों को नहीं पता तो फिर ये जो नाम है वो स्कूल में पॉपुलर नहीं होगा। सिंपल यही बात है कि कॉमन नेम इतने पॉपुलर नहीं होते, क्योंकि हम कैल्शियम ऑक्साइड ही पढ़ते हैं। तो कॉमन नेम बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ऐसे आया ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्विकलाइन बोल देगा, तो आपको अगर रिएक्शन लिखना ही नहीं आता तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको ये 100 ग्राम दे रखा था और ये 44 ग्राम दे रखा है। अब आपको बात समझ में आ गई थी कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो राइट साइड में प्रोडक्ट्स हैं, उनका मास मेरे रिएक्टेंट के बराबर होगा। ठीक, तो देखो अब ये जो 100 ग्राम है, मैं कहता हूं CaO मान लेते हैं x ग्राम बना, तो CaO x ग्राम प्लस 44 ग्राम के बराबर होगा। तो जो x ग्राम निकल के आएगा वो 100 माइनस 44 यानी कि 56 ग्राम आएगा। तो ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया है वो एक्चुअल में 56 ग्राम आया है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड आएंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो अब तक जितनी बातें हुई वो काफी हद तक एटम से रिलेटेड थी। अब हम थोड़ा सा एटम का थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम के इस चैप्टर के जस्ट बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो हम कुछ चीजें जो आगे वाले चैप्टर की है इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है, जो वैलेंसी आ रही है, उनको याद करने की बजाय निकालना आ जाए कि वैलेंसी कैसे आती है, क्योंकि यही सब चीजें एक बेसिस बनती है। और यही अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहीं से स्टार्टिंग हुआ है चैप्टर का, जहां यहाँ से एटम मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो ये एकदम बेसिक बनेगा। तो हम सबसे पहले बेसिक में सीखेंगे वैलेंसी। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम वैलेंसी निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक, तो अभी के लिए एटम के बारे में चीजें जान लो। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट का। एलिमेंट क्या, यहाँ पर कोई भी मैटर हो मेरे पास, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। और लास्ट में हम इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, मतलब आपने अभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा बायो में, मतलब जो भी हमारी लाइफ है उसका फंडामेंटल यूनिट सेल है। वैसे अगर कोई भी मैटर मेरे पास है तो उसको बनाने का जो मेन है वो बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से हमने बहुत सारे इकट्ठे करे, कंपाउंड फॉर्म करा, और बाद में हमें क्या दिखता है, एक बड़ा सा मैटर नजर में आता है। ठीक, तो कुछ बातें हम एटम के बारे में जानते हैं और कैसे रिसर्च हुई थी, और उनके सिंबल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एटम्स के बारे में। आपने अभी समझा एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और बिल्डिंग ब्लॉक होंगे किसी भी एक मैटर का। जो भी आप मैटर देख रहे हो उसके अंदर एटम होंगे, किसी ना किसी एलिमेंट या जो हमारा एटम है उसके टाइप के होंगे। कैसे कि अगर आप बात कैसे करो, जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम होंगे, या ऑक्सीजन के, या कार्बन के, या किसी दूसरे भी एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक,
अब ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं कि मैंने ये बोला कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्या चीज की दे मे हैव और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर मैंने आपसे कोई बोल दिया ये हाइड्रोजन एटम है तो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब कि कभी भी हाइड्रोजन एटम आपको अकेला नहीं मिलेगा कि ये रहा हाइड्रोजन एटम देखो, सिंपल कि इसमें ये जो है अकेला कभी नहीं होता, ये हमेशा ऐसे फॉर्म बनाता है, हमेशा हमें H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे नोबल गैसेज होती हैं जिनमें वैलेंसी पूरी होती है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, नोबल गैसेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। और ये हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसी गैसेज है, ठीक। ऐसे ही हमारे पास ये जो कार्बन एटम है ये भी अकेला नहीं मिलता कभी, हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, ऐसी ऑक्सीजन एटम है, ठीक। तो बस नोबल गैसेज है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, अकेले आपको नजर में आ सकते हैं कि ये एटम अकेले दिखेंगे और आप पता लगा सकते हो ये सब एटम है। अब यहाँ पे साइज ऑफ एटम्स क्या होगा, हमने बोल दिया स्मॉलेस्ट है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हमारे पास कुछ यूनिट होनी चाहिए। हम कितना छोटा बोले कि इतना छोटा जो हमें आंखों से ना दिखाई दे, तो हमें तो कई ऑब्जेक्ट आंखों से नहीं दिखाई देते, जितने भी छोटे होते जाते हैं, सेल भी नजर में नहीं आते, तो एटम कितने छोटे होते हैं, तो एटम का साइज हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। अब ये नैनोमीटर क्या चीज है, नैनोमीटर का मतलब क्या है कि अगर आप 1 मीटर ले लो, अगर आप 1 मीटर लो तो उसमें 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स होंगे, ठीक। इस स्टेटमेंट को मैंने दूसरी फॉर्म में यहां लिख दिया है कि 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होगा, मतलब 0.80 आप लगाओगे और फिर कहीं लास्ट में जाके 1 लगाओगे, ठीक। जैसे फिजिक्स में हमने समझा था ना कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत कम होता है, वो इतना कम होता है कि वो हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। अट्रैक्शन होता है दो पर्सन्स के बीच में, पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है। उसी तरह यहां पर भी आप देखो 0.00000001, ठीक है, इतना कहीं जाके मीटर होगा ये 1 नैनोमीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 1 मीटर आपका करीब 1 हैंड के बराबर होगा, और उसका इतने हम पार्ट में ब्रेक कर दें तब जाके आपको नैनोमीटर मिलेगा, तो आप नेकेड आई से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इतने सारे एटम हैं, बहुत सारे, अब तक 118 एटम्स हम डिस्कवर कर चुके हैं, एलिमेंट डिस्कवर कर चुके हैं, कितने 118। और अभी भी आप रोज न्यूज में अगर आप एक्टिव हो, साइंस एंथुसियास्ट हो, तो आपको पता होगा नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं और उनको हम पुराने साइंटिस्ट के नाम पे ऐड करते रहते हैं हमारी पीरियडिक टेबल में, ठीक। तो ये जो 100 एटम्स है इनके सबको अगर हमें कभी बताना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे H2O लिख दूं, तो आप बहुत पहले से पढ़ के हुए आ रहे हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसको तो हम वाटर बोलेंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। तो एक H2O ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन भी बहुत ही कम लिखी है मैंने, इसमें से भी बहुत इंफॉर्मेशन निकल के आती है, मतलब एक H2O के लिखने से मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा कि यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक H2O लिख देने से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसीलिए हमारे पास सिंबल्स आए थे। अब सिंबल्स का सबसे पहले किसने यूज करा या किसने समझा कि जब ये इनके नाम इतने सारे अलग अलग हैं तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले डाल्टन ने यूज करा था, और उनके सिंबल्स आपकी बुक में नजर आएंगे, अभी इमेज ड्रॉप हुई होगी उसमें देखना। तो वो सारे जो सिंबल्स हैं आपको जो नजर में आ रहे हैं ये थोड़े अटपटे से हैं और याद करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि चलो मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, अलग अलग सिंबल्स बना दिए, कुछ सर्कल्स में ट्रायंगल्स बना दिए, कुछ सर्कल्स में एरोस बना दिए, है ना। लेकिन जो मॉडर्न डे सिंबल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए आप H यूज करोगे, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, वो जे बजीले साइंटिस्ट ने दिए थे, और उन्होंने इनको इस तरीके से डिफाइन करा कि ये एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होगा जो भी आपके पास एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे हमारे पास आया कॉपर, ठीक,
तो कॉपर को उन्होंने नाम दिया Cu, ठीक। और अगर आया जिंक तो उसको नाम दिया उन्होंने Zn। अगर आया एल्यूमिनियम तो उसका सिंबल Al, ठीक। फिर IUPAC, IUPAC क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि सारी केमिस्ट्री रिलेटेड एक रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी एलिमेंट का सिंबल लेना होगा और वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ताकि जो साइंस है उसकी बाउंड्रीज ना हो कि आप अपनी कंट्री में अलग नाम से बोलो उस एलिमेंट को और दूसरी कंट्री में अलग नाम हो। तो केमिस्ट्री क्या है, एक सेम है, साइंस सबके लिए सेम होगी। तो इसके इजी बनाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए। वो रूल्स बहुत ही सिंपल है कि पहली बात उन्होंने बोली कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा आपके पास एलिमेंट का फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मैंने आपको जिंक का सिंबल Z बताया, Zn बताया, तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो लेटर होगा सिंबल का, क्योंकि अब हम सिंबल की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर। और अगर उसमें सेकंड लेटर है, अगर उसमें सेकंड लेटर है तो वो क्या होगा, स्मॉल लेटर या स्मॉल अल्फाबेट में। इतना सिंपल सा है कि आप देखो मेरे पास अगर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का सिंबल हमने बताया O। अब क्योंकि इसके पास सेकंड लेटर है ही नहीं तो हम स्मॉल तो लगाएंगे नहीं, तो O कैपिटल रख के हम सिंपल उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, तो आपको नजर में आ रहा होगा मैंने M तो कैपिटल ड्रॉ करा है, मैंने M तो कैपिटल ड्रॉ करा है, लेकिन G, जो G है मैंने स्मॉल लेटर में ड्रॉ करा है, स्मॉल लेटर, क्योंकि मैं इसे Mg भी लिख सकता था। अब ये गलत हो जाता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक, क्योंकि M क्या है, कैपिटल M, और हमारा जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल में बनाना है। तो ये कन्वेंशन ध्यान रखना, क्योंकि आप अभी नए आए हो तो थोड़ा सा हैंड में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे चैप्टर में तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल बनाना होगा। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का सिंबल F, सेकंड लेटर है नहीं तो बस फर्स्ट को आप कैपिटल ड्रॉ करो और उसे एज इट इज छोड़ दो। था एक और एग्जांपल बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम का सिंबल आ गया कैपिटल B और स्मॉल E, ठीक, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। ये सारे सिंबल्स की बातें थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, अब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इंग्लिश नेम्स दिए गए उन्हें, है ना। तो यहाँ पर आपने ऐसे कॉपर का Cu रखा, ठीक है, समझ में आता है कि आपने C से चलो C रखा, लेकिन O था यहाँ पे तो U क्यों रखा। एल्युमिनियम में तो देखो सिंपल है, एल्युमिनियम में Al तो Al आ गया, फ्लोरीन का सिंपल था F है तो F आ गया, बेरिलियम का भी सिंबल है Be है तो Be आ गया, है ना। जिंक का देखो, जिंक में भी थोड़ा समझ में आता है कि Z है और N है तो जिंक आ गया। ऑक्सीजन का भी सिंबल है O आ गया, मैग्नीशियम का सिंबल सिंपल Mg आ गया, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमारे पास आया सोडियम, सल्फर, ये सब चीजें, एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूं आपको, देखो। तो प्रॉब्लम्स तब आई जब हमारे पास सेम लेटर से एलिमेंट मिलने लगे, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, सोडियम या कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार सल्फर है तो एस का नाम दे देते हैं, तो जब सोडियम आया तो सोडियम के लिए आप एस का नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक सिंबल क्या होगा, एक यूनिक होगा, एक यूनिक होगा सिंबल, तभी तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि ये जो सिंबल है इस एटम के लिए है। तो इसका मतलब कि सोडियम को अब हमें दूसरा नाम देना होगा, तो सोडियम का हमने जो दूसरी लैंग्वेज में था, ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड था वो था नेट्रियम, ठीक। तो हमने सोचा जो सोडियम है उसका दूसरी लैंग्वेज में जो नाम है उसके फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। तो इसीलिए आपको जो सोडियम का सिंबल Na दिखता है ना, अजीब सा, जो आपको याद करने के लिए मुश्किल होता है, या कई बार टीचर्स ने पूछा भी होगा आपको मॉक करने के लिए कि अच्छा ये बताओ तुम्हें इतना नहीं आता, सोडियम का सिंबल Na होगा, क्यों है, तो उसका रीजन आपको पता लग गया। दूसरी लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड नेट्रियम होता है, तो उसके हम दो लेटर्स ले लेते हैं, ठीक। ऐसे कोबाल्ट का सिंबल जब CO हो गया तो कॉपर को आप CO नहीं बोल सकते, तो इसीलिए इसका दूसरी लैंग्वेज में वर्ड होता है क्यूप्रियम, क्यूप्रियम,
तो इसी की वजह से आपने फर्स्ट दो लेटर्स ले लिए CU के और ये बन गया C। ठीक, और एग्जांपल क्या सकते हैं, एक और एग्जांपल देखो, पोटेशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो देखो फॉस्फोरस का सिंबल तो P होता है, लेकिन पोटेशियम जैसे ही आया तो पोटेशियम के लिए हम सोचेंगे P दें, तो जो कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉस्फोरस को पहले ही P बोल दिया है। तो पोटेशियम का हमने देखा दूसरी लैंग्वेज में नाम था कैलियम, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया K से, K इसका सिंबल हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में एलिमेंट्स को सिंबल दिए गए थे, है ना। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक लिंक डालूंगा जिसमें आपको 1 से लेकर 20 तक सारे जो एटॉमिक एलिमेंट एटॉमिक नंबर में अरेंज होंगे, उनके सिंबल्स होंगे, आप एक बार उन्हें बाय हार्ट लर्न कर लेना, क्योंकि वही आपको काम आएंगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। तो ये सारी बातें थी सिंबल से रिलेटेड, है ना। और काफी चीजें सिंपल है, कुछ जो होंगे अजीब से अटपटे से जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल सोडियम हो गया, एक एग्जांपल आपके सामने पोटेशियम आ गया। ठीक, और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, और जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेक करना, ताकि आप जो है 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर जरूर याद करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।